So today's chapter is Sneha Vyapad Siddhi Adhyay. It is Charak Siddhistan Adhyay number 4. What do you mean by Sneha Vyapad Siddhi? Sneha here means Sneha Basti और अनुवासन बस्ती. व्यापद का मतलब है complication या symptoms which are not normal but which arise after the basti. And Siddhi means how to identify and how to treat. How to identify and how to treat. So अनुवासन बस्ती के बाद या गलत अनुवासन बस्ती देने से आने वाले सिम्टम्स और उनकी ट्रीटमेंट ये स्नेह व्यापद सिद्धि अध्याय में बताई गई है. इसके पहले वाले अध्याय में उन्होंने बस्ती कैसे देना है वो बताई है, मतलब बस्ती सूत्री अध्याय, द हाउ टू गिव अ प्रॉपर बस्ती. ठीक है, तो इसमें कुछ स्नेह बस्तियां बताई हैं. इसमें से स्नेह बस्तियों का एक वीडियो मैंने पिछली बार डाला था. तो वो जो है स्नेह बस्तियां, दे आर अगेन ऑफ क्लिनिकल इम्पोर्टेंस, नॉट फॉर एग्जाम्स. क्लिनिकल इम्पोर्टेंस नॉट फॉर एग्जाम्स क्यों? क्योंकि एग्जाम में 99% ऑफ द टाइम्स यू विल नॉट हैव एनीबडी आस्किंग कि स्नेह व्यापद अध्याय में बताई हुई कफग्न बस्ती बताओ. ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है. स्नेह व्यापद कितने हैं, स्नेह व्यापदों के लक्षण क्या हैं, स्नेह व्यापदों की चिकित्सा क्या है, दिस मे बी अ क्वेश्चन विच में कम, बट बस्तियों के बारे में पूछा नहीं जाता. सो द इनिशियल पार्ट ऑफ दिस अध्याय इज ऑफ क्लिनिकल इम्पोर्टेंस, नॉट ऑफ इम्पोर्टेंस इन द एग्जामिनेशन. तो कुछ स्नेह बस्तियां बताई हैं उन्होंने. उसके बाद उन्होंने स्नेह बस्ती से होने वाले व्यापद बताए हैं, द कॉम्प्लिकेशंस विच कैन हैपन ड्यू टू स्नेह बस्ती और ड्यू टू अनुवासन बस्ती. और फिर उन्होंने उन व्यापदों की चिकित्सा बताई है, हाउ टू ट्रीट दोज कॉम्प्लिकेशन. ओके, इसके साथ ही साथ उन्होंने मात्रा बस्ती क्या होती है और मात्रा बस्ती किसको देते हैं वो भी इस अध्याय में बताया है. तो लेट अस स्टार्ट. दोषग्न व्याधि प्रतिरोधी बस्ती, मतलब जो इनिशियल बस्ती उन्होंने बताई है वो दो प्रकार की बताई है. एक दो प्रकार मतलब आइदर वातग्न, पित्तग्न या कफग्न बस्ती, या फिर ऐसी बस्तियां जो दो व्याधि प्रतिरोधी है, मतलब व्याधि पे काम करने वाली है. तो मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं उसमें से कि अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो यू शुड नो व्हाट एंड हाउ टू राइट. तो बिकॉज दिस इज एन अनुवासन बस्ती अध्याय, अनुवासन बस्ती के व्यापद इसमें बताए हैं. तो इस अध्याय में जो भी बस्तियां बनाई जाती हैं उनको दूध और घृत में या तेल में या वसा में पकाए हुए अलग अलग हर्ब्स होते हैं उस बस्ती में. तो द बेस इज आइदर दूध एंड घृत, तेल और वसा. उसके बाद द्रव्य कौन कौन से होते हैं? द्रव्य दशमूल होता है, बला होता है, अश्वगंधा होता है, पुनर्नवा होता है, एरंड होता है, शतावरी होता है, सहचर होता है, मदन फल होता है. तो दीज आर सम ऑफ द द्रव्य. सभी बस्तियों में सभी द्रव्य नहीं होंगे, लेकिन जो भी उन्होंने 6 बस्तियां बताई हैं शायद, तो जो भी उन्होंने 6 बस्तियां बताई हैं तो उन 6 बस्तियों में ये जो द्रव्य हैं ये आप डाल सकते हो एग्जाम. देखो, वातग्न बस्ती में आप दशमूल, बला, अश्वगंधा डाल सकते हो. पित्तग्न बस्ती में आप पुनर्नवा, शतावरी, सहचर डाल सकते हो. कफग्न बस्ती में आप एरंड, मदन फल, पुनर्नवा डाल सकते हो. तो ये जो है, बिकॉज वाई आई एम गिविंग ओनली दिस नेम्स इज बिकॉज इनका जो दोषघ्नता है आपने सेकेंड ईयर में द्रव्य गुण में पढ़ा हुआ होगा. दीज आर सम कॉमन द्रव्य. काकनासा होता है, काकोली होता है, बहुत सारे द्रव्य हैं. तो उसमें जब भी आपको एग्जाम में, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, लेकिन अगर आपको कभी वाइवा में ये चीज बात करनी है तो हाउ इट इज दैट यू हैव टू टेल इज यू हैव टू मेंशन ओनली 2 or 3 इंग्रेडिएंट्स और बाद में क्या लगा देना चाहिए? इत्यादि इत्यादि. सो
When you're mentioning 2 or 3 ingredients, it automatically means that you know what is the basic principle of the बस्ती. जैसे मदन फल एरंडा ये जो है ये कफक में, तो मदन फल एरंडादि द्रव्य जब आप बोलोगे तो द एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड दैट भाई इनको प्रिंसिपल पता है. ठीक है, तो कफग्न जो बस्ती है वो किस में बनेगी, या तो घृत में बनेगी या तो तेल में बनेगी. पित्तग्न बस्ती किस में बनेगी, पित्तग्न बस्ती जो है वो दुग्न में बनेगी या घृत में बनेगी. वातग्न बस्ती किस में बनेगी, तेल में बनेगी या वसा में बनेगी. तो इसीलिए चीजों के दोषज्ञता अगर आपको पता है तो आप बहुत कुछ एग्जाम में लिख के आ सकते हो. ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा मोदी जैसा फेंक के आ सकते हो, लेकिन लिख के जरूर आ सकते हो. क्यों? उसका कारण ये है कि यू नो द दोषज्ञता, और दोषज्ञता पता होने की वजह से आप प्रिंसिपल को छोड़ के कुछ नहीं लिख रहे हो. फिर उन्होंने जो बस्तियां बताई हैं वो उसमें से 2 या 3 वृक्ष हैं, 2 या 3 बल्य हैं, आदमान व्याधि के ऊपर है, अर्श के ऊपर है, प्लीहा के ऊपर है, प्रमेह के ऊपर है, वातरक्त के ऊपर है, अश्मरी के ऊपर है और शोष के ऊपर. तो दिस इज द दोषज्ञता एंड द व्याधि प्रतिरोधी बस्तियां, जो पहले वाले शायद 3 या 4 बड़े श्लोक हैं इस अध्याय में जो उन्होंने इस बस्ती को कवर किया है. तो वी लीव इट टू अवांतर वाचन. अवांतर वाचन मतलब जब आपके पास फ्री टाइम है तब आप वो पढ़ सकते हैं. एक बार जरूर से एग्जाम के पहले पढ़ लीजिए ताकि आपको एग्जाम में वाइवा में क्या लिखना है या क्या बोलना है इसका एक जनरल अंदाज आ जाएगा. उसके बाद हम चलते हैं स्नेह व्यापद में होता क्या है. तो स्नेह व्यापद होता क्या है? सिंपल सी चीज है कि आप स्नेह बस्ती देते हो और बस्ती रुक जाती है. बस्ती रुक जाती है कि क्या मतलब है, वापस नहीं आती. अब मैंने पहले भी बोला था कि अगर बस्ती वापस नहीं आए, स्नेह बस्ती अगर वापस नहीं आए और अगर कोई भी लक्षण नहीं दिखे, कोई भी लक्षण नहीं दिखे, तो व्यवहार में हम कहते हैं कि बस्ती पच गई. अब बस्ती कोई मतलब स्टमक में नहीं जाती, लेकिन ग्रहणी में नहीं जाती बस्ती, लेकिन बस्ती वापस नहीं आई ना, तो हम व्यवहार में भी कहते हैं कि बस्ती पच गई. पच गई मतलब बस्ती पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गई, या बस्ती का काम पूरा नहीं हुआ, या बस्ती कम पड़ गई, तो बस्ती पच गई. वॉट एवर इट इज, इट डिड नॉट कम आउट इन 6 to 8 hours. ठीक है, लेकिन व्यापदों में क्या हो जाता है, बस्ती वापस नहीं आती. पेशेंट 6 to 8 hours में स्टूल पास नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे असाधारण लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं. असाधारण लक्षण मतलब एबनॉर्मल सिम्टम्स. एबनॉर्मल सिम्टम्स. अब मैंने बस्ती दे दी, 6-8 घंटे पेशेंट को कुछ नहीं हुआ, 8 घंटे के बाद बहुत जोर से भूख लगी, तो क्या ये असाधारण सिम्टम है या साधारण सिम्टम? ये साधारण सिम्टम है. भूख लगना क्रम प्राप्त है, तो अगर उसको बहुत जोर से भूख लगी है तो वो साधारण सिम्टम है, उसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं. लेकिन अगर उसको 6-8 घंटे में पीठ में दर्द चालू हो गया, या पेट में दर्द चालू हो गया, ठीक है, या पेट फूल गया, या उल्टी हो गई, तो दीज आर ऑल एबनॉर्मल सिम्टम्स, असाधारण लक्षण. तो बस्ती देने के बाद अगर वापस नहीं आए और असाधारण लक्षण उत्पन्न करे, तो हम उसमें व्यापद सोच सकते हैं. अगर वापस आए और असाधारण लक्षण उत्पन्न हो जाए तब क्या? अगर बस्ती वापस आए लेकिन असाधारण लक्षण उत्पन्न हो तब क्या? तब हम उसका अति योग या अयोग समझ सकते हैं. लेकिन व्यापद का मतलब बस्ती वापस नहीं आनी चाहिए और उसमें असाधारण लक्षण उत्पन्न होने चाहिए. ठीक है, तो
उस जमाने में कैसा था, ये हो रहा था कि वैद्य ने बस्ती दे दी और बस्ती के बाद रुग्ण को तकलीफ वाले सिम्टम्स उत्पन्न हो गए, तो जिसके अनुसार लक्षण दिखे, जो लक्षण में सिमिलैरिटी थी, जो लक्षण में साधर्म्य था, उसके अनुसार अवरोध का व्यापद कहा गया। उसके अनुसार अवरोध का व्यापद कहा गया। मतलब अगर बस्ती दी गई और पित्त प्रकोप के लक्षण बस्ती ने उत्पन्न कर लिए, वापस नहीं आई, और पित्त प्रकोप के लक्षण शरीर में उत्पन्न कर लिए, तो वैद्यों ने कहा कि भाई ये जो बस्ती है इसको पित्त ने पकड़ लिया। पित्त बलवान था, बस्ती वापस नहीं आई, उसको पित्त ने पकड़ लिया। अगर वात प्रकोप के लक्षण दिखाई दें तो वैद्यों ने कहा कि अरे इसको वात प्रकोप हो गया, वात ने पकड़ लिया। कफ प्रकोप के लक्षण दिखाई दे तो वैद्यों ने कहा कि अरे इसको कफ ने पकड़ लिया, या कफावृत हो गया, या कफ अवरोधित बस्ती हो गया। अगर उसको आम के लक्षण दिखाई दें तो वैद्यों ने कहा कि आम था, इसको अन्न ने पकड़ लिया। ठीक है। अगर बिना खाए पिए बस्ती दी जाए तो उसको अभुक्त बस्ती के दोष हो गए। और उसके अनुसार वाकई में उनको दिखा कि अगर कफावरोधित बस्ती है और कफ विरोधी चिकित्सा की जाए, कफ विरोधी चिकित्सा की जाए, कफघ्न चिकित्सा की जाए, तो पेशेंट को अच्छा लगा। तो इसीलिए उन्होंने उस बस्ती के व्यापद को कफ से हमेशा के लिए जोड़ दिया, हमेशा के लिए जोड़ दिया। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ऐसे कोई, मतलब दिस इज व्हाट इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। डोंट राइट दिस इन द पेपर। ये लास्ट के 4 पॉइंट्स हैं, वो आप और मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्योंकि जब हम बस्ती देते हैं तो हम कोई भी पेशेंट में दोष प्रकोप अवस्था में देते जरूर हैं, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है। अगर हमने वातज रुग्ण को या वातघ्न बस्ती दी तब भी वो कफावरोधित हो सकती है। तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि वातज रोगों में सिर्फ वातावरोधित ही मिले। बट दिस इज वन थिंग कि आपने जो बस्ती दी उस समय अगर आपके अन्न व स्रोतस में कोई भी दोष प्रकोपित है, तब इस बस्ती का अवरोध होने का चांस होता है। नाउ वन थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू इज बस्ती, वमन और विरेचन, नस्य और रक्त मोक्षण, ये 5 चीजें हम यूजुअल लाइफ में करते हैं। सबसे कम तकलीफ या सबसे कम प्रॉब्लम्स अगर किसी चीज में आए इन 5 कर्मों में, तो वो आते हैं अनुवासन बस्ती। सेकंड नंबर पे आता है निरूह बस्ती। अगर व्यापद सबसे कम दिखे तो वो अनुवासन बस्ती में दिखते हैं, उसके बाद दिखते हैं निरूह बस्ती में, उसके बाद दिखते हैं नस्य में। अच्छा, अनुवासन बस्ती से भी कम व्यापक दिखते हैं कभी कभी रक्त मोक्षण। तो रक्त मोक्षण, क्योंकि रक्त मोक्षण इज एवरीथिंग विच इज कंट्रोल्ड बाय द वैद्य। जलों का लगा ली या कपिंग कर लिया, और जब आपको इच्छा हो तो जलों का के ऊपर हल्दी छिड़क ली, या फिर उसके प्रेशर को निकाल के कपिंग निकाल दिया, और वहां पर हल्दी या कोई भी कषाय रस वाला द्रव्य लगा दिया, तो जिससे खून अपने आप जम गया, तो ब्लीडिंग स्टॉप्स। और हम याद से मोर देन 300 ml ब्लड तो निकालते ही नहीं, और अराउंड 200 टू 300, मतलब 100 टू 200 ml, मैक्सिमम 100 टू 150, 200 भी नहीं, तो मैक्सिमम इट इज 100 टू 150, यूजुअली इट इज लेस देन 100।
तो इतना ही खून निकालने की वजह से यूजुअली लोग मतलब रोगी को कोई बल का हानि या ऐसा कुछ होता नहीं। द ओनली कॉम्प्लिकेशन विच कैन हैपन इन रक्त मोक्षण इफ यू डू रक्त मोक्षण टू अ पेशेंट जिसमें क्लॉटिंग डिसऑर्डर है। अगर क्लॉटिंग डिसऑर्डर है और आपने रक्त मोक्षण कर लिया और अगर वो खून बंद नहीं हो रहा, तब आपको पूरा पसीना आने के चांस होते हैं। तो दैट इज द ओनली प्लेस वेयर क्लॉटिंग मतलब रक्त मोक्षण के व्यापक हो सकते हैं। तो इसीलिए रक्त मोक्षण के ज्यादा व्यापक बताए ही नहीं है। इवन अगर आपने फर्स्ट ईयर का अष्टांग हृदय अगर आपको याद हो तो रक्त मोक्षण के अतियोग, अयोग और क्या योग इतने ही बताए। तो सम्यक योग, मिथ्या योग में, मिथ्या योग तो वो इसमें होता है प्रज्ञा अपराध और ये सब। तो इसीलिए ये ध्यान रखने की जरूरत है कि रक्त मोक्षण इज अ सेफ। द नेक्स्ट थिंग इज नस्य। अब नस्य में यूजुअली हम नस्य पूरी मात्रा में प्रयोग ही नहीं करते ओपीडी में। हम नस्य कितनी मात्रा में उपयोग करते हैं? हम नस्य ज्यादा से ज्यादा 4 से 6 बूंद मात्रा में उपयोग करते हैं। तो 4 से 6 बूंद मात्रा में देखो, शमन नस्य में तो कोई तकलीफ होने वाली नहीं। अगर तकलीफ हुई तो वो शोधन नस्य में होने वाली है। तो शोधन नस्य में हम थोड़े से उष्ण तीक्ष्ण चीजें डालते हैं नाक। उसके बाद नस्य में एक और चीज है, जब हम धमापन नस्य देते हैं या फिर चूर्ण से नस्य देते हैं, तो चूर्ण से नस्य देते वक्त भी थोड़ी सी व्यापद आने के चांसेस होते हैं। चूर्ण से नस्य देने से या तीक्ष्ण या शोधन नस्य देने से व्यापद क्या आ सकते हैं? एक तो बिना रुके आने वाली छींक और दूसरा नाक से रक्तस्राव, नाक से खून आना। ये दो व्यापद ज्यादा करके देखे जाते हैं। इन दोनों व्यापदों का सबसे बेस्ट उपाय मतलब अगर नाक से कंटिन्यूअस छींक आ रही है तो पेशेंट को जितनी छींक आ रही है छींकने दो, बाद में अंदर घी का थोड़ा सा लेप लगाओ। मतलब उंगली में घी लेना और अपने नहीं, पेशेंट को बोलना, नहीं तो आप उंगली डालने का कोशिश करोगे। उंगली में घी लेना और घी से थोड़ा सा अंदर ये कर देना, लेप कर लेना, ऐसे पेशेंट को कहना है। घी के लेप से क्या होता है? वात शांत हो जाता है। अगर पानी आ रहा है तो वो भी शांत हो जाता है, क्योंकि कफ भी मतलब ये हो जाता है और घी उपलेप से छींक बंद हो जाती है। अगर खून आ रहा है तो खून के लिए आपको कोई कषाय रसात्मक नस्य देना पड़ता है। उसको हेड लो पोजीशन में रखना पड़ता है। हेड लो पोजीशन मतलब पांव ऊपर की तरफ, पांव उठा के नहीं, कॉट उठा के, नहीं तो पांव उठा के हेड लो करोगे। पांव ऊपर की तरफ और सर नीचे की तरफ, हेड लो पोजीशन विच इज आल्सो गिवन इन गायनेकोलॉजी इन थ्रेटेंड अबॉर्शंस। थ्रेटेंड अबॉर्शंस में भी हेड लो देते हैं। तो हेड लो पोजीशन में रखना है और आइस पैक लगाना है। आइस पैक लगाना है, ध्यान रखिए। आइस पैक से क्या होता है? आइस पैक से वहां का ब्लड का लोकल सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिससे ब्लड लॉस कम हो जाता है। साथ में थोड़ा सा नाक को दबाना है, बीच बीच में प्रेशर देना है। प्रेशर से क्या हो जाता है कि वहां पर जो भी प्लेटलेट्स है दे रप्चर एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ क्लॉटिंग हैपेंस मोर। तो रक्त मोक्षण और नस्य के हमने डिस्कस करी। उसके पहले स्नेहन से और स्वेदन से, इसके भी डिस्कस कर लेते हैं। आज की तारीख में स्नेहन से जो व्यापक देखे जाते हैं वो एक तो उल्टी है, एक तो उल्टी है कि स्नेह पचता नहीं है और उल्टी आ जाती है। दूसरा गौरव है कि बहुत देर तक भूख नहीं लगती। अगर स्नेह पचा नहीं तो बहुत देर तक भूख नहीं लगती। तीसरा स्नेह का व्यापक जो आजकल देखा जाता है, वो अगर आप स्नेह दो तो स्नेह पचना चालू हो जाता है, स्नेह का पाक होना हो जाता है और भूख बहुत जोर से लगना चालू होता है। मतलब कल से आज मैंने स्नेह की मात्रा अगर बढ़ा दी, कल से आज मैंने अगर स्नेह की मात्रा बढ़ा दी तो आज मुझे कल से ज्यादा भूख लगती है और कल से जल्दी भूख लगती है।
कल से ज्यादा भूख लगती है और कल से जल्दी भूख लगती है। वास्तव में स्नेह की मात्रा जब बढ़ाते हैं, स्नेह पान करवाते हैं, तो भूख जो है वो कम लगनी चाहिए और देर से लगनी चाहिए, क्योंकि मैंने मात्रा बढ़ा दी है। कल मैंने 1 गुलाब जाम खाया, आज मैंने 10 गुलाब जाम खाए, तो मुझे भूख लेट लगनी चाहिए और थोड़ी लगनी चाहिए। लेकिन स्नेह जब पचना चालू हो जाता है तो भूख तीव्र हो जाती है और जल्दी लगती है। तो ऐसे टाइम पे स्नेह को थोड़ी देर तक रोक देना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उस स्नेह से अग्निवर्धन हो रहा है, स्नेहन नहीं हो रहा, अग्निवर्धन हो रहा है। तो ऐसे टाइम पे रुग्ण में हम क्या करते हैं, 3 से 4 दिन स्नेहन देने को देते ही नहीं है, स्नेहन रोकने को बोलते हैं। और फिर हम शुरुआत की पहली मात्रा से चालू करते हैं, शुरुआत की पहली मात्रा से चालू करते हैं, मतलब शुरुआत फिर से 30 ml से करते हैं। ठीक है, और फिर धीरे धीरे देन वी नो दैट वहां पर अगर हम 30 से 60 जाएंगे तो इसकी बॉडी जो है वो स्नेह पचाना चालू कर देगी। दिस वॉट एवर आई एम टेलिंग यू आर प्रैक्टिकल थिंग्स। दे विल नॉट, यू विल नॉट फाइंड इट इन संहिता। अब संहिता में क्यों नहीं मिलते उसका कारण है, संहिता में ये जरूर मिलता है कि गैप देना चाहिए। स्नेह अगर अग्नि को बढ़ाना चालू कर दे तो गैप देना चाहिए, ये जरूर से आपको संहिता में मिलेगा। लेकिन गैप कैसे देना चाहिए, किस प्रकार देना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। वो उन्होंने वैद्य के अपने ब्रेन पे छोड़ दिया। तो स्नेह व्यापद में मतलब वापस से चालू करना चाहिए तो 30 ml से चालू करना चाहिए, और फिर अगली बार अगर उसको दूसरे दिन 30 से 60 दिया था तो अगली बार उसको 30 से 70 देना चाहिए या 75 देना चाहिए, ताकि कुछ स्नेह बच जाए। स्नेहन के लिए अग्निवर्धन अगर हो भी रहा हो तो कुछ स्नेह बच जाए। ठीक है, तो ये हो गए स्नेहन के व्यापक। स्वेदन के व्यापक में क्या आता है, स्वेदन का सबसे कॉमन व्यापक आता है वो चक्कर आना। सबसे कॉमन व्यापक चक्कर आना। और चक्कर आने पे आप क्या दे सकते हो, मधुर रस, और मधुर रस और पानी। याद रखिए, स्नेहन के बाद ठंडा पानी इमीडिएटली नहीं देना चाहिए। स्नेहन के इमीडिएटली बाद ठंडा पानी नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो स्वेदन पेटी से कुछ कुछ औरतें होती हैं, अभी मैंने तो कभी औरतों का स्वेदन किया नहीं, माय वाइफ डज इट, बट कुछ कुछ औरतें होती है। देखो, जितने भी मर्दों का मैंने स्वेदन किया है, यूजुअली स्वेदन हम कब करते हैं कि पंचकर्म के पहले करते हैं, या फिर अगर मेदो रोग है तब स्वेदन करते हैं। तो अगर मर्दों का स्वेदन किया जाए तो आज तक स्वेदन का कोई भी कॉम्प्लिकेशन मेरे पेशेंट्स में नहीं आया है, लेकिन मेरी वाइफ के कुछ पेशेंट्स में स्वेदन का जरूर कॉम्प्लिकेशन आया। उसमें क्या हुआ कि गर्मी का सीजन था और सुबह हम लोग स्वेदन यूजुअली सुबह के टाइम पे करते हैं। तो सुबह के टाइम पे हमने पेशेंट को बुलाया था, लेकिन पेशेंट 10 बजे आया। 10 बजे आया तो उसको स्वेदन पे ले गए। एक तो भली मोटी महिला थी जिसको मेदो रोग के लिए स्वेदन देना चालू था। तो उस महिला के मन में, हम हमेशा पेशेंट को बोलते हैं कि आपको अगर बहुत प्यास लगे या सर पे बहुत पसीना आए तो आप हमको बोल दो, हम स्वेदन बंद कर देंगे। लेकिन उस महिला के मन में ये था कि नहीं नहीं, मैं तो जितना स्वेदन लूंगी उतनी चर्बी पिघल जाएगी। तो यूजुअली व्हाट वी डू इज विच एवर इज द अर्लियर, अगर बहुत प्यास लगे, बहुत थकान आए, या आंख के सामने अंधेरा आए, दीज आर ऑल लक्षण ऑफ अपधातु लॉस, अवधातु लॉस इन द बॉडी। तो आंख के सामने अंधेरा है, या अगर आपको वीक लगे या सर पे पसीना आए, तो आप बोल देना, हम स्वेदन का मशीन जो होता है, स्वेदन का मशीन मतलब कुछ नहीं होता, एक इलेक्ट्रिक का चीज होता है जिसके ऊपर प्रेशर कुकर, मतलब इलेक्ट्रिक इंडक्शन का सिगड़ी होता है जिसके ऊपर प्रेशर कुकर रखा हुआ होता है, जिससे एक गैस की नली उस स्वेदन चेम्बर में जाती है। तो बस वो ही होता है। तो वो बंद कर दें। बंद करने के बाद भी पेशेंट को 5 से 7 मिनट उसी स्वेदन चेम्बर में अंदर रखा जाता है, ताकि उससे 2 फायदे होते हैं। बाहर आने के बाद तुरंत उसकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, जबकि अगर स्वेदन चेम्बर में ही रखा जाए तो बॉडी का टेम्परेचर धीरे 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 कम होता है। जब नॉर्मल के आसपास आ जाता है तो वो बाहर आ सकता है। तो स्वेदन चेम्बर से उसको आराम से बाहर निकालते हैं। अब ये जो औरत थी, तो इसने क्या किया, इसने तो स्वेदन पूरा 15 मिनट लिया, पूरा 15 मिनट। उसको ऐसा लगता था कि नहीं भाई, हम अगर 300 रुपया दे रहे हैं स्वेदन का
तो पूरा वसूल करना चाहिए। तो पूरा 15 मिनट स्वेदन लिया, और स्वेदन लेने के बाद फिर उसको जाना था ऑफिस, तो वो तुरंत बाहर आ गई, नहीं नहीं आज तो लेट हो गया ऑफिस में, ऐसा तुरंत बाहर आ गई। तुरंत बाहर आ जाने के बाद क्या हुआ, बाहर का टेम्परेचर अंदर का टेम्परेचर में फर्क आ गया। तो बाहर के टेम्परेचर को ये करने के लिए, टू cool down the body more to outside temperature, what happens is body secretes more sweat, ज्यादा स्वेद सिक्रेट कर देती है। तो बाहर आने के बाद पसीना और बढ़ गया और वो चक्कर आके गिर गई। अब उस टाइम पे प्रॉब्लम ये था कि हमारे पास कोई ये नहीं था, मतलब कंपाउंडर नहीं, नो फीमेल कंपाउंडर, वी एक्चुअली डोंट हैव अ कंपाउंडर। तो मेरी वाइफ आई भाग भाग के मेरे पास, भाई बोले मेरे एक पेशेंट को ऐसा ऐसा हो गया, वो चक्कर आके गिर गई। तो मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा, कपड़े पहने? नहीं। बोला जाओ फिर, मैं नहीं आता। तो मेरी वाइफ को उसको उठाने को भी नहीं हुआ, फिर बेचारी ने बहुत सारा मतलब पानी वगैरह, नॉर्मल पानी उस पर डाला, और उसके बाद 10 मिनट में वो थोड़ी सी नॉर्मल हो गई। फिर उसको पानी पिलाया, घर पे जो भी मीठा था वो खिला दिया। फिर इट टुक हर नियरली हाफ 45 मिनट्स टू सेटल डाउन। वो तो नसीब था कि कोई दूसरा पेशेंट वेटिंग में नहीं था। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज व्यापद। हम इस अध्याय में स्नेह व्यापद देखेंगे। और बिफोर स्टार्टिंग विद एनी स्नेह व्यापद, व्हाट वी विल डू इज टेक, अब हम स्नेह बस्ती में व्यापदों के ये देखेंगे। तो 6 प्रकार के स्नेह व्यापद बताएं। ये स्लाइड हमारी लास्ट स्लाइड होगी आज के लिए। 6 प्रकार के स्नेह व्यापद बताए हैं। एक, वात से अवरुद्ध स्नेह, मतलब अगर स्नेह वापस नहीं आए, स्नेह बस्ती वापस नहीं आए और वात से अवरुद्ध हो जाए, वात से अवरुद्ध हो जाए। तो ये क्यों होता है? अगर अति शीत या अति अल्प प्रमाण में बस्ती दी जाए तो वातावृत्त स्नेह होता है, ऐसे आचार्य का कहना है। पित्तावृत्त स्नेह, अगर अति उष्ण या अति गर्म, उष्ण मतलब गुण वाले और गर्म मतलब फिजिकल टेम्परेचर, अगर अति उष्ण और अति गुण, अति गर्म बस्ती दी जाए, कहाँ पर? कुद मार्ग में, तब पित्तावृत्त स्नेह व्यापक उत्पन्न हो सकते हैं। अगर बहुत ही मंद या बहुत ही मृदु द्रव्यों से बस्ती दी जाए तो कफावृत्त स्नेह व्यापक उत्पन्न हो सकते हैं। अगर भरपेट या भोजन के उपरांत तुरंत, मतलब भरपेट भोजनोपरांत अगर गुरु बस्ती दी जाए तो अन्न से अवृत्त स्नेह व्यापक होने के चांसेस है। अगर पुरुष संचय है, पुरुष संचय है, पेशेंट को 3 से 4 दिन टॉयलेट नहीं हुआ है और पुरुष संचय है, तो पुरुष संचय में तीक्ष्ण बस्ती देना एक्सपेक्टेड है, तीक्ष्ण बस्ती। लेकिन अगर इसी पुरुष संचय में मृदु बस्ती दी जाए तो पुरुषावृत्त स्नेह व्यापक होना एक्सपेक्टेड है। और अगर भोजन किए बिना स्नेह बस्ती दी जाए तो अभुक्त स्नेह व्यापक होना एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आर 6 टाइप्स ऑफ स्नेह व्यापक। तो यहाँ तक आप हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर।